स्वामी विवेकानंद जी की सलाह थी, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा था that the world is also a gymnasium where nations come to make themselves strong। अन्य रक्षा मंत्री के नेतृत्व में डिफेंस डिप्लोमेसी को बड़ी तवज्जो मिली है। 100% मैं मानता हूँ कि 2+2 डायलॉग जो जापान के साथ हुआ और हमारे रक्षा मंत्री की जो यूएस की यात्रा हुई, इसके बाद हमें भारत, जापान और यूएस के बीच में ट्राइलैटरल कोऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र। बीता हफ्ता देश के लिए सामरिक दृष्टि से और डिफेंस डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से काफी अहम रहा। एक ओर जहां नई दिल्ली में भारत जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने 2+2 वार्ता की, वहीं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच 23 अगस्त को पेंटागन वॉशिंगटन डीसी में हुई द्विपक्षीय बैठक से भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को और भी मजबूती मिली। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कैसे भारत अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी के माध्यम से वैश्विक पटल पर विश्व बंधु बनने की राह पर है। इन पहलुओं को गहराई से बताने के लिए हमारे साथ आज दो बेहद खास गेस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य और शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड के पूर्व जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को आपके पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया। हमारे आज के दूसरे अतिथि हैं एम्बेसडर सुजान चिनॉय। वो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल हैं। एम्बेसडर चिनॉय जापान में भारत की राजदूत रहे हैं और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आंतरिक और बाह्य राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर 4 वर्षों तक काम किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका और रक्षा सूत्र पॉडकास्ट सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। राज शुक्ला सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसे देखते हैं बीते सप्ताह को डिफेंस डिप्लोमेसी के लिहाज से। जैसे आपने कहा ना, ये जो दो इवेंट्स हुए हैं, एक है भारत और जापान के बीच जिसे हम कहते हैं 2+2 डायलॉग, 2+2 जो वार्ता हुई है, ये जो वार्ता है भारत अमेरिका के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ और जापान के साथ है। इसका जो मुख्य लक्ष्य वो ये है कि जो दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालय हैं उनके बीच में तालमेल बढ़े, ताकि जो हमारी सामरिक उपलब्धियां हैं, स्ट्रेटेजिक आउटकम्स, उसमें बेहतरी आए। मोटे तौर पे इन डायलॉग से और इन डायलॉग से जो आशीर्वाद मिलता है मिनिस्ट्रियल लेवल पे, उससे जो फोर्सेस के बीच में ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पे जो बढ़ती कोलैबोरेशन है, उससे बड़े फायदे होते हैं, लर्निंग होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। चिनॉय सर, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के कुछ मेजर टेकअवेज हमें बताएं। मिनिस्टर्स ने अपना जो कॉमन स्ट्रेटेजिक विजन है इंडो पैसिफिक के लिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो कि इंक्लूसिव हो और शांति पूर्वक हो और जिसमें समृद्धि हो, जो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत एक इंडो पैसिफिक बना रहे, इसके बारे में अपना विजन के बारे में भी चर्चा की। और चारों मंत्री ने इस 2+2 डायलॉग में आसियान की जो अहम भूमिका है उसके लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया। और इसमें चारों मंत्री ने क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के संदर्भ में भारत और जापान के बीच में जो कोऑपरेशन है, इसको भी कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की। हम देखते हैं कि जापान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कई लेवल पे हमारा डायलॉग चालू है। डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, फॉरेन ऑफिस डायलॉग, वाइस मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे भी डायलॉग है। डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन पे साइबर डायलॉग भी है और काउंटर टेररिज्म पे भी बातचीत होती है। और इस राउंड में भी इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया था। भारत और जापान दोनों
यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट के इच्छुक है, इस विषय पे भी चर्चा हुई थी। आज जैसे कि हम देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, और इस डायलॉग में भी द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ जिसमें लीडिंग रोल ऑफ वुमेन इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस के बारे में भी बातचीत हुई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 1325 के तहत एक यूएन पीस कीपिंग फॉर वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस, ये जो है इंडिया में आयोजित किया जाएगा 2025 में, और इसमें जापान भी हमारा पार्टनर बनेगा। तो इसके बारे में भी 2+2 में बातचीत हुई थी। हमारी तरफ से जो DRDO है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने काउंटर पार्ट जापान में जो है आटला, उसके साथ कई सालों से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, और ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। तो 2+2 डायलॉग में ये भी एक बड़ा आउटकम है। और दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि जापान की तरफ से एक यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न करके एक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी, ये जो है इंडिया के लिए वो हमें उपलब्ध करेंगे। और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे 2+2 डायलॉग में। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है, जब राजनाथ सिंह जी और डॉक्टर जयशंकर जी ने अपने काउंटर पार्ट्स से बातचीत की, तो उसमें नेचुरली टेररिज्म के ऊपर भी बातचीत हुई, क्योंकि ये दोनों देशों का एक कॉमन कन्वर्जेंट पॉइंट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको कैसे भी करके रोकना चाहिए। और 2+2 स्टेटमेंट में भी ये लिखा गया है कि हमारे जो मुंबई के अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवाद आए थे और बड़े तरह में जो हिंसा की थी इंडिया में, तो उसके जो मेन जो कल्प्रिट्स है उसको अरेस्ट किया जाए और पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन करे, ऐसी चीज़ों का भी इसमें जिक्र हुआ है। तो ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि ये 2+2 डायलॉग जो है वो बहुत सफलतापूर्वक न्यू दिल्ली में 20 अगस्त को आयोजित किया गया। राज शुक्ला सर, जैसा कि अभी चिनॉय सर ने बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में भारत और जापान की 2+2 वार्ता की महत्ता और बढ़ जाती है, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? तो मिनिस्ट्रियल लेवल होने के कारण उसको एक अपनी स्वयं एक प्राथमिकता मिल जाती है, ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो जो बड़े बड़े मामले हैं जिसे कहते हैं ब्रॉडर विजन, उसमें क्या हुआ, दोनों देशों ने फिर बोला कि जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उसके प्रति उन्होंने जो अपना जो कमिटमेंट है उसको दोहराया। और देखिए इसका महत्व क्यों है, फ्री एंड ओपन ओशंस। आप देखिए रेड सी में क्या हो रहा है, हूथियों ने 6 महीनों से वहां मैरीटाइम ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है, और इस साल में जो पहले 3 महीने उसमें मैरीटाइम ट्रैफिक जो है रेड सी के से जो निकलता था उसमें वो जो ट्रैफिक है वो आधा हो गया जो हूथीज ने वहां किया है। और देखिए और जो बढ़ती चुनौतियां आ रही हैं, आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, और जो फिलीपींस में सेकंड टॉमस शोल। तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसके प्रति भारत और जापान दोनों ने जो इसकी जो आवश्यकता है उस पर जोर डाला। रक्षा मंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से एक था सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट और दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स। चिनॉय सर, इन दस्तावेजों के बारे में हमें ज़रा विस्तार से समझाएं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की यूएस यात्रा के दौरान एक बहुत अहम
एग्रीमेंट साइन हुई है जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट, सोसा। इस एग्रीमेंट के तहत यूएस और इंडिया की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी एक दूसरे को डिफेंस सब सिस्टम्स, पार्ट्स और सप्लाईज प्रायोरिटी बेसिस पे आर्म फोर्सेस को देने के लिए मदद करेगी और पीस टाइम में, तनाव के टाइम में भी, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोऑपरेशन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, मगर आगे जाके सोसा के बेसिस पे दोनों देशों के बीच में रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि एग्रीमेंट हो जाए, तो वो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट रहेगी। फिलहाल जो सोसा है उससे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोऑपरेशन क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में मदद रूप रहेगी और प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ जाएगा। दूसरी एग्रीमेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ लिएजन ऑफिसर्स। तो इसमें ऑलरेडी पहले एक डिसीजन लिया गया था जिसके तहत 3 कर्नल लेवल ऑफिसर्स जो है वो डिप्लॉय हमारी तरफ से हो चुके थे। एक हवाई में इंडो पैसिफिक कमांड जिसको कहते हैं, इंडो पेकॉम में भेजे गए थे। दूसरे जो है वो स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में भेजे गए थे जो कि फ्लोरिडा में है। और तीसरे जो कर्नल लेवल ऑफिसर थे उसको मल्टीनेशनल मैरीटाइम फोर्स, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF बहरीन में भेजे गए थे। माननीय राजनाथ सिंह जी की 4 दिन की जो US की यात्रा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है और इससे हमारे जो US के साथ जो संबंध है अलग अलग क्षेत्र में, खास करके रक्षा क्षेत्र में, ये और मजबूत बनेंगे। भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जो दुनिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। ये बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान कही। शुक्ला सर, इस बात पे आपकी क्या राय है? पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है उसमें बड़ी गहराई आई। आपने आईसेट के बारे में सुना होगा, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर AI, स्पेस, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में तालमेल बढ़ाना है तो अमेरिका जैसा राष्ट्र है नहीं। इसमें माननीय रक्षा मंत्री जी के जो यात्रा थी उसमें 2 चीजें हुई। एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम कहते हैं सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट। 18 देश हैं अभी जिनके साथ अमेरिका ने ये सोसा एग्रीमेंट किया है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, इटली, साउथ कोरिया, UK और भी काफी देश हैं। इससे क्या होगा, जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस होंगे आगे, मिसाल के तौर पर अगर हमें चिप्स की समस्या हो, जैसे अभी अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में आर्टिलरी एम्युनिशन की समस्या हुई, हमारे पास हैं लोग, सोलर इंडस्ट्री का नागपुर में कल्याणी है, हम बड़ा आर्टिलरी एम्युनिशन बनाते। जब ये एग्रीमेंट जब साइन नहीं हुआ था तो हम ये एम्युनिशन उनको सप्लाई नहीं कर सकते थे, हम अमेरिका से चिप्स नहीं ले सकते थे। आजकल जैसे सबसे जो बड़ी मांग है वो ये है ये AD इंटरसेप्टर्स की, पेट्रियट्स की। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें इस टाइप की युद्ध सामग्री की जरूरत हो तो जब ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था हम इनका फायदा नहीं उठा सकते थे। जनरल साहब, ये यात्रा उस वक्त हुई है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के दौरे पर हैं, तो इसका क्या निहितार्थ है? देखिए, जो हम बात करते हैं विश्व बंधु की, वो यही तो है। प्रधानमंत्री जी रूस भी गए, उन्होंने पुतिन साहब से आग्रह किया कि युद्ध को समाप्त किया जाए। जब वो यूक्रेन गए उनका फिर वही संदेश था, उन्होंने कहा कि भाई नेशन शुड रिस्पेक्ट टेरिटोरियल बाउंड्रीज, उन्होंने कहा कि हम शांति के पक्ष में हैं। तो ये जो भारत का ये स्वरूप है एक विश्व बंधु का कि भाई हम चाहते हैं युद्ध खत्म हो, शांति बहाल हो, सबकी तरक्की हो, तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश जाता है। और जो रक्षा मंत्री जी की जो यात्रा है वो हमको ये बताती है कि हम शांति चाहते हैं, पर अगर कोई हमारी शांति भंग करेगा
हम उसका जोरदार मुकाबला, भरपूर मुकाबला करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये व्यापक संदेश जाते हैं। चिनॉय सर, इन दो महत्वपूर्ण संवादों के बाद जापान, भारत, अमेरिका ट्राइलैटरल कोऑपरेशन का भविष्य कैसा दिखता है? मैं तो मानता हूं कि ये कोऑपरेशन हो सकता है तीनों देशों के बीच में अभी, क्योंकि बायलैटरल रिलेशनशिप हमारी जापान के साथ बहुत अच्छी है, हमारी यूएस के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। दोनों देशों के साथ हमारी कई एग्रीमेंट्स हो चुकी है, डिफेंस कोऑपरेशन की एग्रीमेंट्स भी हो चुकी है। जापान के साथ भी हमने जो रेसिप्रोकल प्रोविजंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज होती है, जो कि क्रॉस सर्विसिंग अरेंजमेंट है, वो भी हमने साइन की है। और जापान और यूएस के बीच में तो एक ट्रीटी अलायंस पार्टनरशिप है, तो इससे एक त्रिकोणीय वार्तालाप भी हो सकता है और एक सहयोग का माहौल बन सकता है तीन देशों के बीच में, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन के तहत। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग तो ऑलरेडी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। राज शुक्ला सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के डिफेंस डिप्लोमेसी में क्या ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आए हैं और आगे हमें किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है? पूरे विश्व में एक इन्फ्लुएंस का गेम चल रहा है। चीन क्या कर रहा है, ये BRI, और तो आप जैसे अफ्रीका के देश हैं, उसमें हम भारत और चीन के बीच में एक प्रतिस्पर्धा सी है इन्फ्लुएंस के लिए। तो अगर हमको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो हमको अपनी जो डिफेंस डिप्लोमेसी है उसमें भी और जान लानी पड़ेगी, और यही किया है। अन्य रक्षा मंत्री के नेतृत्व में डिफेंस डिप्लोमेसी को बड़ी तवज्जो मिली है। आप देखिए डिफेंस डिप्लोमेसी के जरिए एक्स में कितना इजाफा हुआ है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। अल्टीमेटली भारत को एक डिफेंस पावर हाउस भी बनना है। विश्व की जो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं 20, उसमें 7 चीनी हैं। तो अगर 7 चीनी हैं और हमको चीन का मुकाबला करना है तो हमको अपनी ये डिफेंस कंपनीज को भी बढ़ावा देना है। तो हमारी जो डिफेंस डिप्लोमेसी में जो तेजी आई है वो बहुत अच्छा है, और मेरा ये मानना है अब जो हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी उसका जो फोकस है वो अभी अफ्रीका की ओर होना चाहिए, ग्लोबल साउथ की ओर होना चाहिए, जहां पर भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ना चाहिए। देखिए भारत जो है वो विश्वास करता है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। साथ ही जो स्वामी विवेकानंद जी की सलाह थी उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा था that the world is also a gymnasium where nations come to make themselves strong। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शांति की चाह और शक्ति की राह नहीं है, तो शांति के लिए डिफेंस डिप्लोमेसी की जरूरत है, शक्ति के लिए भी डिफेंस डिप्लोमेसी की जरूरत है, और किस विवेक से हम दोनों का मिश्रण करें वो निर्धारित करेगा कि भारत विश्व बंधु के रूप में उभर के आएगा या नहीं। चिनॉय सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी ने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को कैसे आकार दिया है? पिछले 10 साल में भारत की रक्षा कूटनीति ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वातावरण को मजबूत बनाया है। तो इस दरमियान जो भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी है, ये रक्षा कूटनीति, ये हमें काम आई है। तो भारत का ये जो रोल है वो टाइम टेस्टेड रोल है कि जब भी इस क्षेत्र में किसी देश को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो भारत की जो डिफेंस डिप्लोमेसी है वो उसको मदद रूप होती है। हम हमारे पड़ोसी देश के लिए और क्षेत्रीय जो हमारे नेबर्स हैं, इंडियन ओशन के जो नेबर्स हैं, उन सबको हम कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद करते हैं। तो ये भी एक दोस्ती का एक सिंबल, प्रतीक रहता है। हम UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी काफ़ी भाग लेते हैं, और इंडिया के जो जवान हैं, चाहे आर्मी के हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, ये अलग अलग UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भाग लेते हैं, और जब वो जाते हैं तब भी वो वहाँ पर हमारे देशों के बीच में वो दोस्ती का एक माहौल बनाते हैं, जिससे भारत की जो छवि है वो उसको बढ़ावा मिलता है, और दुनिया में आजकल भारत का जो नाम है वो काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। सो मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात की और हमें भारत जापान 2+2 वार्ता और रक्षा मंत्री के अमेरिकी दौरे की बारीकियों को समझाया।
डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।